द ग्रेटेस्ट एनिमे नॉवल हिंदी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 11C11 1:40 ट्रूविद। जूलिया ने पूछा, कल रात क्या हुआ? आज सुबह शहर और महल में सभी को खबर मिली। सड़कों पर 600 जोड़ लाशें पड़ी मिली। शहर के पश्चिमी हिस्से की सड़कें खून से रंगी हुई थीं। कई बड़े घर जलकर राख हो गए। इस घटना ने आम लोगों को डरा दिया। आम लोग अब दहशत में थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बारी कब आएगी। कुछ लोग तो राजा से शिकायत करने और उनकी सुरक्षा की गुहार लगाने तक चले गए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये सब युवा मालिक ने किया है। आज सुबह वॉटसन खुद पूरी जगह की जांच करने के लिए बाहर गए थे। जांच से यह स्पष्ट हो गया कि इन सभी अपराधियों को फायर कल्टीवेटर से मारा गया था। आज सुबह भी एलेक्स नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया था। एलेक्स ने वॉटसन को आदित्य द्वारा दिया गया लाल तराजू दिखाया। वॉटसन ने बिना कोई सवाल पूछे एलेक्स को बसने में मदद की। चूंकि महल में गुलामों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा थी, इसलिए वॉटसन के पास एलेक्स और उसके परिवार को 2 कमरे अस्थायी रूप से देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो पहले राजा अहमद और रानी द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। वैसे आदित्य कहाँ है? जूलिया को चिंता हुई। पहले तो उसे डर लगा कि कल रात आदित्य फिर से शराब पीने चला गया होगा, लेकिन बाद में उसे एम्बर से पता चला कि आदित्य कहीं और चला गया है। मैं यहाँ हूँ, जानी पहचानी आवाज सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों ने अपना सिर घुमाया। प्रवेश द्वार पर आदित्य एक पुराना और गंदा लबादा पहने खड़ा था। युवा मालिक, आप इतने समय से कहाँ थे? सबकी उम्मीद के विपरीत आदित्य मुस्कुराया और एक चमड़े का बैग निकाला। मास्टर, यह क्या है? आदित्य ने चमड़े का थैला धीरे से हिलाया। सभी ने सिक्कों की आवाज सुनी। मास्टर, आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? वॉटसन ने हैरानी से पूछा। वॉटसन की तरह ही जूलिया, एम्बर और एलेक्स सभी की प्रतिक्रिया भी हैरान करने वाली थी। लूटपाट अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। कल रात मैं कुछ अपराधियों से मिला जिन्हें सजा मिलनी थी, इसलिए मैंने बस चीजें अपने हाथ में ली और उन्हें मार डाला। आदित्य के चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि यह मासूम दिखने वाला आदमी एक ही रात में 600 जोड़ अपराधियों को मारने के लिए जिम्मेदार था। यहाँ तक कि जूलिया और दूसरे लोगों को भी आदित्य की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। सभी की तुलना में वॉटसन सबसे ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि उसे पता था कि उन्हें पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। युवा मास्टर, आपने कितना कमाया? वॉटसन की बातें सुनकर एलेक्स, जूलिया और एम्बर की दाहिनी आंखें फड़कने लगीं। वॉटसन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने व्यापार करके मुनाफा कमाया हो। वॉटसन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आदित्य की तारीफ कर रहा हो और उसका हौसला बढ़ा रहा हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए चमड़े का बैग वॉटसन को दे दिया। इसमें कम से कम 800 शाही सोने के सिक्के होने चाहिए। वॉटसन ने बैग खोला और चमकदार सफेद सोने के सिक्कों को देखा। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि हम अमीर हो गए हैं। अब हम आखिरकार इस महल के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त बजट अलग कर सकते हैं। दोनों आदमी मूर्खों की तरह मुस्कुराए। हमारे खजाने में जो पैसा बचा है, उसे मिलाकर अब हमारे पास 1050 से ज्यादा शाही सोने के सिक्के होने चाहिए। हमें कम से कम अगले 2 से 5 महीनों तक पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम नए सैनिकों की भर्ती भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास शहर की दीवारों की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त पैसा है। उस बुरे सपने को देखने के बाद आदित्य अपनी सैन्य शक्तियों में निवेश करने में संकोच नहीं करने वाला था। वर्तमान में इस राज्य को अपनी सैन्य शक्तियों में तत्काल सुधार की आवश्यकता थी। जूलिया ने अधीर स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों का काम हो गया? हर कोई अपना लंच खाने का इंतजार कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, आप सभी को मेरा इंतजार किए बिना लंच कर लेना चाहिए। मुझे नहाना है। कल रात की सारी हत्याओं के बाद भी आदित्य के शरीर पर खून लगा हुआ था। वह पहले अपना शरीर धोए बिना कुछ भी नहीं खाने वाला था। आदित्य, हम बस तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन ज्यादा समय मत लेना। इतना कहकर जूलिया बैठ गई और एम्बर से बात करने लगी। आदित्य अभी भी झिझक रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि उसने सबको इंतजार करवाया। आदित्य जल्दी से अपने कमरे में गया और नए कपड़े लेकर स्नानघर में घुस गया। इस महल का स्नानघर पृथ्वी के स्नानघरों से बिल्कुल अलग था। नौकरों और राजपरिवार के सदस्यों के स्नानघर अलग अलग थे। बाथरूम करीब 30 मीटर का था। बीच में एक बड़ा सा पोल था जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां पानी में रखी हुई थी। आमतौर पर उसी लिंग के नौकर नहाने में मदद के लिए साथ होते थे।
लेकिन आदित्य 21वीं सदी के आदमी होने के कारण अकेले नहाना पसंद करते थे। नहाने के 15 मिनट बाद आदित्य सबके साथ लंच के लिए शामिल हुआ। लंच करते समय आदित्य ने महल की मौजूदा स्थिति जानने के लिए सभी से कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले, महल में 700 से ज्यादा लोगों को रखने के बाद महल में कोई जगह नहीं बची थी। पूरा महल बहुत पुराना था और उसमें जगह जगह दरारें थीं। महल को जीर्णोद्धार की सख्त जरूरत थी। हमें दासों के लिए घर बनाने होंगे। आदित्य ने महल के बाहर सैनिकों के लिए घर बनाने का फैसला किया। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन _ नाश्ता करने के बाद आदित्य ने सभी गुलामों को प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। 700 जोड़ गुलामों के सामने खड़े होकर आदित्य ने कई चीजें देखीं। गुलामों ने पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए थे। जानवर जाति के गुलामों को छोड़कर बाकी सभी गुलाम दुबले पतले और कुपोषित थे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदित्य को सभी की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। इस तरह की मानसिकता वाले ये गुलाम कभी सैनिक नहीं बन सकते। मुझे उनके शरीर के साथ साथ उनकी मानसिकता को भी प्रशिक्षित करना होगा। ये गुलाम कच्चे लोहे के अयस्क की तरह हैं। उन्हें तेज स्टील की तलवार बनने के लिए बस कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन इन गुलामों को अन्य नए भर्ती किए गए सैनिकों पर एक फायदा है। यहाँ हर कोई गुलाम की जिंदगी जी चुका है। यहाँ सभी गुलाम होने के बुरे दौर से गुजरे हैं। वे भूखे रहने और घायल होने के आदी हैं। जीवित रहने की उनकी प्रवृत्ति सामान्य सैनिकों से ज्यादा मजबूत है। जब तक यहाँ हर कोई ठीक से प्रशिक्षित है, तब तक मुझे 100% से ज्यादा यकीन है कि यहाँ हर कोई कुलीन सैनिक बनेगा, जिसमें हत्या करने की प्रवृत्ति होगी और जो आसानी से 10 सामान्य सैनिकों का कत्लेआम कर सकता है। अगर आदित्य के अलावा किसी और से कोई पूछे कि क्या ये कुपोषित और दुबले पतले लोग जो गुलामों की तरह रह रहे हैं, सैनिक बन सकते हैं, आदित्य की जगह कोई भी व्यक्ति तुरंत जवाब देगा कि नहीं। जबकि अन्य राजाओं और कुलीनों को ये गुलाम बेकार के कचरे लगते थे, आदित्य उन्हें कच्चे हीरे की तरह देखता था। 21वीं सदी का आदमी होने के नाते आदित्य की मानसिकता इस दुनिया के लोगों से बहुत अलग थी। यह उसकी मानसिकता थी और उसके पास मौजूद किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता थी, जिसने आदित्य को अन्य कुलीनों और राजाओं से ज्यादा खतरनाक बना दिया था। युवा मास्टर को पता है कि उसे कब निर्दयी होना चाहिए। वह लापरवाह नहीं है। वह हमेशा 3 कदम आगे की सोचता है। वह बड़ी तस्वीर देख सकता है। उसका हर काम हमेशा सोच समझकर किया जाता है। उसके पास अपने राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाने का सपना है। वॉटसन को अपने युवा मास्टर को देखकर गर्व महसूस हुआ। पहले वॉटसन केवल जूलिया के आदेश के कारण आदित्य की सेवा करता था, लेकिन अब वह दिल से आदित्य की सेवा करना चाहता था। वॉटसन ये देखना चाहता था कि इतिहास का नया पन्ना कब लिखा जाएगा। ऐसे भी कई बार थे जब मैं भी उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाता था। आदित्य के साथ एक दिन काम करने के बाद वॉटसन ने कई बातें सीखी हैं। आदित्य ने वॉटसन को बताया है कि वह इस राज्य में क्या बदलाव लाना चाहता है। आदित्य द्वारा लाए जाने वाले बदलावों को सुनने के बाद वॉटसन आश्वस्त हो गया। अभी भले ही उसकी महिला जूलिया इस राज्य को छोड़ दे, लेकिन वॉटसन अभी भी युवा ड्रैगन को उभरते देखने के लिए यहीं रहेगा। 700 से अधिक दासों की ओर देखते हुए, जिनकी नजरें भी आदित्य पर थीं, युवा अजगर ने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। मेरा नाम आदित्य है। मैं इस्तारिन राज्य का राजा हूँ। अब तक तुम सभी को पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों खरीदा है। सभी गुलाम उत्सुकता से आदित्य को देखने लगे। आदित्य में कुछ ऐसा था जिसके कारण उन्हें उसे अनदेखा करना मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आप में से हर कोई कितने समय से गुलाम है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से हर किसी ने कष्ट झेले हैं। आप सभी ने अनुभव किया है कि क्रूरता वास्तव में क्या होती है। आदित्य ने एक क्षण रुककर दासों की आंखों में देखा। आदित्य के शब्दों ने उनकी दिलचस्पी जगाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। जब लोगों ने सुना कि इस्तारिन राजवंश का राजा गुलामों को सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है, तो वे मेरी पीठ पीछे हंस रहे थे। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप सभी कच्चे हीरे हैं जो इस राज्य के सबसे शक्तिशाली कुलीन सैनिक बन सकते हैं। जूलिया राज्य से ये सब देख रही थी। उसकी आंखें आदित्य को देखने से नहीं रुक रही थीं। इस समय जूलिया इस आदमी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। ऐसा कहने के बाद, मैं आपकी पसंद की आज़ादी नहीं छीनने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प यह है कि आप मेरे सैनिक बन जाएं। जो मेरे सैनिक बनेंगे उन्हें महीनों तक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं अपने भावी सैनिकों को शरीर की खेती करने की तकनीक और खेती करने के लिए संसाधन दूंगा।
मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी को 3 समय का भोजन और उचित आश्रय मिले। मैं वादा करता हूं कि जो लोग मेरे सैनिक बनने के लिए सहमत होंगे उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो लोग इस राज्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और एक निश्चित मात्रा में पुण्य इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं, उन्हें उनकी दास स्थिति से मुक्त कर दिया जाएगा। आदित्य सभी की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसकी बात काम कर गई है। आदित्य ने जानबूझकर वॉटसन से सिर्फ युवा वयस्क गुलाम खरीदने को कहा है। अगर आदित्य किसी कमजोर या बूढ़े गुलाम को शामिल करता है तो वे लोग सैनिक नहीं बन पाएंगे। युवा सैनिकों के होने का मतलब है कि आदित्य रिटायर होने से पहले कम से कम 10 से 15 साल तक उनकी सेवा की उम्मीद कर सकता है। बुजुर्गों की तुलना में युवा वयस्क गर्म खून वाले होते हैं। बुजुर्गों की तुलना में युवा बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने में संकोच नहीं करेंगे। और एक बार जब आप पूर्णकालिक सैनिक बन जाते हैं तो कोई भी आपको गुलाम कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आप इस राज्य की रक्षा करने वाले सैनिकों के रूप में जाने जाएंगे। आपकी स्थिति अब गुलामों से जुड़ी नहीं होगी। लोगों को आपका सम्मान करना होगा। इन कुछ वाक्यों का गुलामों के लिए गहरा अर्थ था। अगर गुलाम अपनी पहचान को खत्म कर सकते हैं और गर्व के साथ समाज में चल सकते हैं तो उनके लिए इस्तारन साम्राज्य के सैनिक बनना एक छोटी सी बात है। आदित्य की बातों ने सभी गुलामों के मन को प्रभावित किया। सैनिक बनने का उनका दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। आदित्य, वॉटसन और अन्य लोग गुलामों की आंखों में अचानक आए बदलाव को महसूस कर सकते थे। उनकी आंखें अब जुनून से जल रही थीं। युवा मास्टर से जैसी उम्मीद थी। उनके शब्दों ने वाकई सभी को प्रेरित किया। वॉटसन उन लोगों की ओर देखकर मुस्कुराए जो उनके कुलीन सैनिक बनेंगे। जहां तक दूसरे विकल्प की बात है, क्या आप लोग उसे सुनना चाहते हैं? आदित्य ने ऊंची आवाज में पूछा, जिससे उसके अंदर जलता हुआ जोश झलक रहा था। नहीं, क्या आप इस्तारन साम्राज्य के भविष्य के प्रकाश बनने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं और इस साम्राज्य के एक सम्मानित नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि आदित्य ने उम्मीद की थी, चूंकि यहाँ हर कोई युवा और जोशीला था, इसलिए वे किसी भी चीज से ज्यादा अपनी गुलामी की स्थिति को त्यागना चाहते थे। आदित्य उन्हें जो दे रहा था वह जीवन भर का मौका था। गुलाम बनकर यहाँ हर कोई इस साम्राज्य का नागरिक बन जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें अब गुलाम नहीं कहा जाएगा या उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब मैंने 7 योद्धाओं को आगे बढ़ने के लिए कहा। आदित्य के आदेश के साथ उसके साथ भावी सेनापति आगे बढ़े और आदित्य से कुछ मीटर दूर चले गए। वॉटसन को तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। आदित्य ने पीछे खड़े गुलामों की ओर देखा। अब से ये 7 तुम्हारे कैप्टन कहलाएंगे। आम दिनों में तुम उन्हें अपने कैप्टन कहकर बुलाओगे। युद्ध के मैदान में सभी उन्हें सेनापति कहेंगे। स्कॉट, एम्बर, स्कॉट, टायलर, नाथन, एलेनोर और हेनरी सभी आदित्य की घोषणा सुनकर हैरान रह गए। वाटसन ने उन्हें इस्तारन साम्राज्य के जनरल बनने के बारे में नहीं बताया था। यह अचानक खुलासा उनमें से प्रत्येक के लिए बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा नहीं है कि एम्बर और अन्य लोगों को इससे नफरत थी। सभी 7 व्यक्तियों को आदित्य के सामने खड़े होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर स्कॉट और अन्य लोगों को किसी बात का डर था। चूंकि उनका मन हृदय अपंग हो गया था, इसलिए सभी को लगा कि वे जनरल बनने के योग्य नहीं हैं। महाराज, मुझे नहीं लगता कि हम आपके जनरल बनने के लायक हैं। और भी अध्याय आने वाले हैं। अपने वोटों से मुझे और इस उपन्यास को समर्थन देते रहिए। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 12C12 2:03। ट्रोविड, महाराज, मुझे नहीं लगता कि हम आपके सेनापति बनने के योग्य हैं। हालांकि जोश को बहुत गर्व और खुशी थी कि उसके जैसे गुलाम को इस्तारन साम्राज्य के सेनापतियों में से एक बनने का मौका दिया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को योग्य महसूस कर रहा था। जब 5वें क्रम तक पहुंचने से पहले ही साधक मन का दिल अपंग हो जाता है, तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। अनगिनत सालों की मेहनत हवा में उड़ जाती है। जब जोश ने अपनी साधना खो दी, तो उसके पास केवल उसका शरीर बचा था जो पहले दर्जे के साधक के रूप में मजबूत था। जोश ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं। जोश को लगा कि अगर उसके जैसा अयोग्य व्यक्ति महामहिम की सेना का सेनापति बन जाता है, तो इससे महामहिम की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे मन से अपंग दिलों की मरम्मत कर सकता हूं? जोश, स्कॉट, एम्बर, हेनरी, एलेनोर, नाथन और टायलर सभी ने चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन सभी 7 लोगों ने अपने सिर उठाए और आदित्य की आंखों में देखा कि कहीं उनका राजा उनसे झूठ तो नहीं बोल रहा। चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है।
आदित्य ने फिर उन दासों की ओर देखा जो भविष्य में उसके सैनिक बनने वाले थे। अब से मैं 7 डिवीजनों के गठन की घोषणा करता हूँ। स्कॉट, तुम फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन और लीडर बनोगे। मैं तुम्हारी धनुष चलाने की कला की प्रशंसा करता हूँ। तुम अपने डिवीजन के सैनिकों को तीरंदाजा बनने की ट्रेनिंग दोगे। स्कॉट ने तुरंत आदित्य के सामने घुटने टेक दिए। उसके चेहरे पर कृतज्ञता साफ झलक रही थी। टायलर, तुम डिवीजन 2 के प्रभारी होगे। अपने डिवीजन के सैनिकों को हैवी इन्फेंट्री बनने के लिए प्रशिक्षित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आदित्य को प्रणाम करने के बाद टायलर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नाथन, सभी में से तुम सबसे खास हो। तुम डिवीजन 3 के कप्तान होगे। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने डिवीजन के सदस्यों को हत्यारे बनने के लिए प्रशिक्षित करना होगी। जबकि अन्य 6 स्टारन सेना की मुख्य ताकतें हैं, तुम्हारा डिवीजन खुफिया जानकारी जुटाने और हत्या करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तुम्हारे डिवीजन का नाम शैडो गार्जियन होगा क्योंकि तुम और तुम्हारे लोग इस राज्य को छाया से बचाएंगे। नाथन ने बस अपना सिर झुका लिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह वाकई खुश था कि आखिरकार किसी ने उसके कौशल को पहचाना। नाथन वाकई संतुष्ट था। शैडो गार्जियन बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों की हत्या करना है। शैडो गार्जियन आदित्य को दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। जानकारी एक जीत की लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी थी। शहर और साम्राज्य को साफ रखना शैडो गार्जियन का काम होगा। अगला जोश है। जोश, तुम चौथे डिवीजन के लिए जिम्मेदार होगे। तुम्हारे समूह में केवल जानवर जाति के लोग होंगे। तुम उन्हें जानवर योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित करोगे। जोश का शरीर उत्साह में कांप उठा। जानवर योद्धाओं के आक्रमण और दुश्मन को नष्ट करने की कल्पना मात्र से ही जोश का खून उत्तेजना में उबलने लगा। 5वें डिवीजन की कप्तान अंबर होगी। यहाँ सभी के बीच आप असाधारण चपलता के साथ उपहार में दी गई हैं। आपका डिवीजन चपलता और तेजी पर ध्यान केंद्रित करेगा। अंबर ने अपना सिर नीचे किया और आदित्य को प्रणाम किया। 700 जोड़ में लोमड़ी जाति के कम से कम 50 जोड़ लोग थे। उसके लिए अपनी जाति के लोगों को प्रशिक्षित करना आसान हो जाएगा, लेकिन अन्य जातियों के लोगों को प्रशिक्षित करना थोड़ा मुश्किल होगा। चूंकि महामहिम ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसलिए मैं अतिरिक्त काम करूंगी और अपने हर एक डिवीजन को सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करूंगी। एम्बर को पूरा भरोसा था कि उसका डिवीजन शैडो गार्जियन को आसानी से हरा सकता है। अंदर ही अंदर वह पहले से ही हर दूसरे डिवीजन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। आदित्य को एम्बर के मन में चल रहे विचारों के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता भी होता तो भी वह उसे नहीं रोकता, क्योंकि डिवीजनों के बीच प्रतिस्पर्धा सैनिकों को प्रेरित करने और तेजी से सुधार करने का एक अच्छा तरीका था। इसके बाद एलिनोर, तुम छठी डिवीजन की प्रमुख बनोगी। तुम्हारा काम भालों से सैनिकों को प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हारा डिवीजन मुख्य रूप से भालों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करेगा। एलिनोर नाथन की तरह ही एक हत्यारा था, लेकिन अनुभव के मामले में एलिनोर ने केवल 9 महीने तक हत्यारे के रूप में काम किया। भले ही एलिनोर एक हत्यारा था, लेकिन वह भालों का इस्तेमाल करने में बेहतर थी। उसके हमले तेज और घातक थे। और अंत में हेनरी, यहाँ सभी के विपरीत आपके पास अपने सैनिकों की कमान संभालने का अनुभव है। आप 7वें डिवीजन के प्रमुख होंगे। आपका डिवीजन सामान्य सैनिकों को लीजनियर बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। लीजनियर एक प्रकार का सैनिक था जो हमला करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करता था, जबकि बचाव के लिए ढाल का। वे सबसे आम प्रकार के सैनिक हैं। सच कहूं तो सभी 7 जनरलों में से केवल हेनरी का 7वां डिवीजन ही साधारण दिखता था। हेनरी के बारे में एकमात्र खास बात यह थी कि एक जनरल के रूप में उसका अनुभव था। लेकिन आदित्य को लगता है कि हेनरी के अधीन प्रशिक्षित सैनिक बिल्कुल भी कमजोर नहीं होंगे। अब जब सभी डिवीजन और कप्तान चुने जा चुके हैं, अब प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है। आप सभी को बुनियादी बातें सीखे बिना किसी भी डिवीजन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए इस 1 सप्ताह के लिए सभी कप्तान और भर्ती अपने शरीर को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण लेंगे। आमतौर पर इन गुलामों के शरीर को मजबूत बनाने के लिए 1 महीने का प्रशिक्षण भी पर्याप्त नहीं होगा। कप्तानों के अलावा बाकी सभी कुपोषित और बहुत दुबले पतले थे। किसी भी चीज से पहले आदित्य को उनके शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जूलिया सौभाग्य से एक विशेष गोली बनाने में कामयाब रही जो 2 महीने के प्रशिक्षण को केवल 1 सप्ताह में कम कर सकती है। हालांकि यह गोली बनाने में थोड़ी महंगी थी, लेकिन इस गोली का लाभ बहुत बड़ा था। ये गोली केवल गैर साधकों पर काम करती है। जूलिया वर्तमान में अपने बेडरूम में गोली बना रही थी। मुझे जल्द से जल्द महल के जीर्णोद्धार के लिए किसी को नियुक्त करना होगा।
उसके बाद कठोर प्रशिक्षण शुरू हुआ। आदित्य ने सबसे पहले सभी को महल के चारों ओर 10 बार दौड़ने के लिए कहा। पृथ्वी के बारे में अपने ज्ञान और वॉटसन की कुछ मदद से आदित्य ने अपने सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण व्यवस्था बनाई। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। वॉटसन, कृपया महल के जीर्णोद्धार के लिए किसी को नियुक्त करें। यदि संभव हो तो महल को और भी बड़ा बनाएं। जैसे कि आदित्य के मन में क्या चल रहा था, वॉटसन ने पूछा। युवा मास्टर, क्या आप 7 डिवीजनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बनाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, हर डिवीजन अपने तरीके से अनोखा है। मैं चाहता हूं कि हर डिवीजन इतना बड़ा हो कि उसमें एक साथ 500 सैनिक प्रशिक्षण ले सकें। भविष्य में हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी क्षमता ही काफी होनी चाहिए। युवा गुरु, अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि आप महल के पीछे प्रशिक्षण केंद्र बनाएं। महल के पीछे एक बड़ी खाली जमीन है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। युवा स्वामी, दासों के बारे में क्या आप उनके लिए घर बनाने की योजना बना रहे हैं? आदित्य ने अपना सिर हिलाया। दासों के लिए उसके पास दूसरी योजनाएं थीं। अभी के लिए हम दासों को महल में रहने देंगे। मेरे पास इस पूरे शहर का जीर्णोद्धार करने की योजना है। उस समय मैं प्रशिक्षण सुविधा के बगल में हमारे भावी सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर बनाऊंगा। वॉटसन ने आदित्य द्वारा बताई गई बातों को याद करते हुए सिर हिलाया। मुझे सैन्य हथियारों और कवच को उन्नत करने में भी निवेश करना होगा। युवा मास्टर, हमें नागरिकों के बारे में क्या करना चाहिए? इतनी सारी लाशें देखने के बाद मुझे लगता है कि इस शहर के लोग अब डर गए हैं। मुझे लगता है कि आपके शब्दों से नागरिकों को शांत होने में मदद मिलेगी। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी आदित्य पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल उसने जो किया उसके बाद लोगों को कुछ उम्मीदें थीं कि उनका राजा बदल गया है। लोगों को बताओ कि अपराधी को पकड़ लिया गया है और 3 दिन में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाएगी। वॉटसन ने आदित्य के चेहरे पर धूर्त मुस्कान देखी। उस मुस्कान को देखकर बूढ़े बटलर को यकीन हो गया कि उसका युवा मालिक अपने दिमाग में कुछ योजना बना रहा है। वैसे, क्या एक सितारा औषधि बनाने के लिए आवश्यक सामग्री अभी तक आ गई है? नहीं, युवा मास्टर, सामग्री आज शाम से पहले आ जानी चाहिए। इससे मुझे याद आया कि तुम्हें कुछ गुलाम खरीदने चाहिए जो जूलिया की उसके काम में मदद कर सकें। जब तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हें महल के लिए कुछ भरोसेमंद नौकरानियां और नौकर भी रखने चाहिए। मैं समझ गया, युवा मास्टर। वॉटसन से विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करते समय आदित्य और उसका बटलर उसके अध्ययन कक्ष में पहुंचे। युवा स्वामी, क्या दोनों महानुभावों ने आपके पत्रों का उत्तर दिया? वॉटसन ने पूछा, हालांकि उसे उत्तर पता था। वॉटसन देखना चाहता था कि उसके युवा स्वामी की क्या प्रतिक्रिया होगी। वह देखना चाहता था कि यह स्वामी इस समस्या का समाधान कैसे करेगा। वॉटसन देखना चाहता था कि आदित्य कौन सा रास्ता अपनाने जा रहा है। क्या आदित्य खून बहाने जा रहा था या वह कोई और रास्ता अपनाने जा रहा था? अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद आदित्य ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ड्यूक रेयान और दूसरे ड्यूक मेरे बुलावे का जवाब देने में रुचि नहीं रखते हैं। युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि दोनों ड्यूक आपको उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं? वॉटसन ने गंभीर स्वर में पूछा। अगर दोनों ड्यूक एजोर शहर पर हमला करते, तो आदित्य के लिए शहर की रक्षा करना संभव नहीं होता। अगर दोनों ड्यूक आदित्य के सामने झुक जाते, तो उसके लिए चीजें 10 गुना आसान हो जाती। आदित्य ने अपनी थोड़ी को अपनी दाहिनी हथेली से सहारा दिया और अपनी दाहिनी कोहनी को मेज पर टिका दिया। युवा ड्रैगन के चेहरे पर एक ठंडी और जानलेवा नजर आई। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन दोनों ड्यूक ने इतने सालों तक टैक्स न चुकाकर और मेरे सम्मान का जवाब न देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगा। युवा मास्टर, 2 ड्यूक्स को एक पल के लिए अलग रखते हुए आप शहर के पश्चिमी भाग की गंदगी को कैसे साफ करने की योजना बना रहे हैं? शहर का पश्चिमी भाग अन्य देशों से भागकर आए अपराधियों से भरा हुआ था। वॉटसन, मैंने एक व्यक्ति से वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। वॉटसन आदित्य के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की मंशा देखकर यह स्पष्ट हो गया कि राजा खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने जा रहा था। जब मैं ये कर रहा हूं, तो मुझे अपने आंकड़े भी देखने चाहिए। इतनी हत्याओं के बाद भी मेरा स्तर अभी भी 15 है। अगर मुझे जल्दी से अपना स्तर बढ़ाना है तो मुझे उस समुद्री डाकू जैसे लोगों को मारना होगा। आदित्य ने जिन अपराधियों को मारा, उनमें से ज्यादातर बहुत कमजोर थे। वे आम इंसानों से थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। जबकि आदित्य की वर्तमान ताकत पहले क्रम से ऊपर थी,
इसलिए उसे अधिक अनुभव अंक अर्जित करने के लिए शीर्ष प्रथम क्रम या उससे ऊपर की ताकत पर दुश्मनों को हराने की जरूरत थी। नाम आदित्य बेनिथ। जाति ड्रैगन। ब्लड लाइन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन। वर्तमान वर्ग युद्ध नर्तक। वर्तमान कक्षा स्तर 15। सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन उग्रज्वाला हथियार महारत। निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग पिघला हुआ बोल्ट मौन मन। शक्ति 75-85। गति 85-95। सहन शक्ति -75-85। स्वास्थ्य 75-85। मन 75-85। निःशुल्क आंकड़े 20। उसके बाद विभिन्न रिपोर्ट लिखना और पढ़ना सब उबाऊ हो गया। एलेक्स को मेरा वॉटसन सिखाया जा रहा था जबकि आदित्य अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। आदित्य जानता था कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। सबसे पहले जो लोग उसे परछाई से देखते थे वे उसकी दूसरी पत्नियां थीं। निश्चित रूप से उसने जो कुछ किया है और उसके भीतर जो बदलाव हुए हैं उनकी खबर उनके कानों तक पहुंची होगी क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा बहुत शक्तिशाली थी। दस्तक अंदर आएं। एम्बर ने उत्सुकता से दरवाजा खोला। उसकी सुनहरी तीखी नजरें आदित्य पर पड़ी जो अपने काम पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक पल के लिए एम्बर आदित्य को घूरना बंद नहीं कर सकी। किसी ने कहा था कि एक गंभीर आदमी 10 गुना अधिक सुंदर होता है। आदित्य के बारे में कुछ ऐसा था जिसने लोमड़ी जाति की महिला के लिए युवा ड्रैगन के आकर्षण का विरोध करना मुश्किल बना दिया। यह क्या है? वाटसन ने पूछा, जबकि वह ये नहीं देख पा रहा था कि एम्बर आदित्य को कैसे घूर रही थी। अच्छा, महल के सामने 4 गाड़ियां रुकी हैं। कोई महिला महामहिम से मुलाकात करने का अनुरोध कर रही है। आदित्य ने अपनी कलम नीचे रखी और वाटसन की ओर देखा। वाटसन ने पेशेवर ढंग से अपना सिर हिलाया और चला गया। 10 मिनट बाद वाटसन गंभीर चेहरे के साथ लौटा। युवा मास्टर, गिल्ड मास्टर आपसे मिलना चाहेंगे। योजक चिन्ह 7वां डिवीजन ब्लीच एनीमे के 13 डिवीजनों जैसा है। प्रत्येक डिवीजन की युद्ध के मैदान में एक भूमिका होती है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन सम्राट प्रणाली 13C13। 10 मिनट के बाद वाटसन गंभीर चेहरे के साथ लौटे। युवा मास्टर, गिल्ड लीडर आपसे मिलना चाहेंगे। गिल्ड लीडर मुझसे मिलने यहाँ क्यों आएंगे? और हम किस समाज की बात कर रहे हैं? इस दुनिया में गिल्ड लगभग हर शहर और हर राज्य में मौजूद थे। चूंकि स्टारिन राजवंश बहुत छोटा था और उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए किसी भी संघ ने कभी भी स्टारिन राजवंश में अपना शाखा कार्यालय स्थापित करने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि जब राजा अहमद ने कई संघों से अपने राज्य में अपनी शाखा खोलने का अनुरोध किया, तब भी उन संघों ने राजा अहमद को कभी कोई उत्तर नहीं दिया। वर्तमान में एक निश्चित गिल्ड था जिसे डाइंग आइल महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली गिल्ड माना जाता था। सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी एक ऐसा संघ था जो पिछले 5 वर्षों में अचानक सत्ता में आना शुरू हो गया। अशुद्धता के साधक संघ इस हद तक शक्तिशाली हो गए कि इसने मौजूदा संघों की शक्ति को दबा दिया। हालांकि आदित्य निश्चित नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों से सुना है कि अशुद्धता के साधक किसी भी राज्य की राजनीतिक और वित्तीय संरचना की परवाह किए बिना सभी राज्यों में बहुत तेजी से विस्तार कर रहे थे। बूढ़ा आदित्य शराब का आदी था। उन्होंने इस तरह की अफवाहें सुनना बंद कर दिया। पुराने आदित्य की लापरवाही का खामियाजा नए आदित्य को भुगतना पड़ता है। युवा मास्टर, मुझे यकीन नहीं है कि अशुद्धता संघ के साधक हमारे क्षेत्र में क्यों आएंगे, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर है। यदि एक प्रभावशाली और शक्तिशाली गिल्ड, जिसे डाइंग आइल महाद्वीप का नंबर 1 गिल्ड कहा जाता है, ने हमारे क्षेत्र में अपनी शाखा खोली, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का दे सकता है। जब कोई गिल्ड किसी शहर या ग्रामीण गांव में अपनी शाखा खोलता है, तो उस स्थान पर आगंतुकों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। साहसी लोग उस शहर या ग्रामीण कस्बे में आते थे, अपने साथ विदेशी सामान लाते थे, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती थीं। इससे आम लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी खुलते हैं। लेकिन एक नुकसान है, आमतौर पर साहसी लोग दूसरे दर्जे या उससे ऊपर के दर्जे के कृषक होते हैं। वर्तमान में आदित्य केवल मध्य द्वितीय क्रम के कृषकों को ही संभाल सकता है। यदि कोई उच्च क्रम का साहसी व्यक्ति इस शहर में आता है, तो कुछ बुरा होने की स्थिति में उसके पास अपने शहर की रक्षा करने की शक्ति नहीं होगी। साहसी लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यदि साहसी लोग शहर में लड़ने का फैसला करते हैं तो शहर की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। मैं क्या सोच रहा हूँ?
मेरे राज्य को मिलने वाले लाभों की तुलना में नुकसान को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके अलावा मैं अभी तक गिल्ड लीडर से भी नहीं मिला हूँ, इसलिए गिल्ड लीडर की अचानक यात्रा का कारण मुझे अभी भी अज्ञात है। वॉटसन, जाने दो। आज की बैठक स्टारिन राजवंश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक हो सकती है। यदि चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, तो आदित्य को सुनहरा फल मिल सकता है जो उसे अपने राजवंश के राजकुमारों को कम करने में मदद करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, नल, नल, नल। गिल्ड लीडर जो सोफे पर बैठा था, उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी अंदर आ रहा था। उस आदमी ने आसमानी नीला किमोनो पहना हुआ था, जिसके कंधे और छाती के क्षेत्र पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बनी हुई थी। उस आदमी की ऊंचाई 177 सेमी थी। उसके लंबे गहरे नीले बाल और ऊर्ध्वाधर स्लिट वाली गहरे लाल रंग की पुतलियां थीं। वह आदमी 19 साल का था। उनकी उम्र के बावजूद उनके चारों ओर अधिकार की आभा, बड़प्पन की आभा और श्रेष्ठता की आभा थी। कम उम्र के बावजूद वे बहुत परिपक्व दिखते थे। उनका अलौकिक सुंदर चेहरा किसी भी महिला के दिल को मोहित करने की ताकत रखता है। गिल्ड लीडर ने देखा कि जब स्टारिन साम्राज्य का राजा चलता था, तो उसकी मुद्रा हमेशा सीधी रहती थी। उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए भी घबराहट की रेखा नहीं दिखी। वह बहुत घमंडी लग रहा था, लेकिन अपनी उम्र के अन्य महान व्यक्तियों की तरह अहंकारी नहीं था। मुझे आशा है कि मैंने आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया, अशुद्धता चाहने वालों के गिल्ड लीडर, कहकर आदित्य सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उन्होंने कहा, बिना किसी सूचना के यहाँ आने के लिए मुझे महामहिम से माफी मांगनी चाहिए। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। गिल्ड लीडर को अपना सिर नीचे करते हुए सुनकर आदित्य अंदर ही अंदर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। आदित्य एक इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन था। उसे आभास हो गया था कि सामने बैठी सत्ता बेहद खतरनाक है। गिल्ड लीडर अपनी शक्तियों को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वह वॉटसन और इस दुनिया में आने के बाद आदित्य से मिले किसी भी अन्य कृषक से भी अधिक मजबूत थी। भले ही उसने माफी मांगने का फैसला नहीं किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जवाब में कुछ भी कर सकता था। उसकी शक्ति निश्चित रूप से तीसरे क्रम या उससे ऊपर है। ये कृषकों के बीच का अंतर था। तीसरा आदेश 1 दिन या 2 दिनों के भीतर स्टारिन राजवंश जैसे छोटे देश को नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो चूंकि गिल्ड लीडर अचानक आए, मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सका। लेकिन अगर आप काफी देर तक इंतजार करते हैं, तो मैं अपने बटले को आपके लिए चाय और नाश्ता लाने के लिए कह सकता हूँ। आदित्य के सामने बैठा गिल्ड लीडर बहुत रहस्यमय लग रहा था। उसने अपना चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। गिल्ड लीडर ने एक सुंदर काला किमोनो पहना हुआ था जो उसके पापी शरीर को ढक रहा था, लेकिन उसकी पोशाक उसके कर्व्स और आकर्षक करी हिप को ठीक से छुपा नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे किमोनो त्वचा पर गोंद की तरह चिपक रहा था, जिससे उसके कर्व्स और भी अधिक उजागर हो रहे थे। किसी भी व्यक्ति के लिए गिल्ड लीडर के कामुक शरीर को न देखना कठिन होगा, लेकिन आदित्य राजा था। उच्च सेक्स ड्राइव के बावजूद वह दूसरों से अलग है। यह आवश्यक नहीं होगा, लेकिन मुझे पूछने के लिए महामहिम को धन्यवाद देना होगा। यदि हमारा संघ और यह साम्राज्य किसी समझौते पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, तो मैं कुछ समय के लिए इस शहर में रहने जा रहा हूँ। गिल्ड लीडर ने आखिरी भाग में बताया कि वह आदित्य से मिलने क्यों आई थी। आदित्य मूर्ख नहीं था। वह देख सकता था कि गिल्ड लीडर चाहता था कि वह व्यवसाय में आए। अगर सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड राज्य में अपनी शाखा खोलना चाहता है, तो जब तक गिल्ड इस राज्य के सभी नियमों और विनियमों का पालन करता है, तब तक मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत करो महामहिम। सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड इस साम्राज्य के नियमों और विनियमों का पालन करने में अपना 100% देगा। हमारे गिल्ड की साहसी लोगों के लिए एक सख्त नीति है। यहाँ तक कि अगर कुछ साहसी लोग नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हैं, तो गिल्ड सख्त कार्रवाई करेगा और राज्य को मुआवजा भी देगा। साथ ही हमारी प्रत्येक शाखा चौथे क्रम के कृषकों द्वारा संरक्षित है। यदि कोई साहसी इस शहर में लड़ाई शुरू करने की हिम्मत करता है, तो उसे गिल्ड मास्टर द्वारा स्वयं दंडित किया जाएगा। मेरा मानना है कि इससे महामहिम को वह आश्वासन मिलना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है। आदित्य ने चुपचाप सिर हिलाया। अब जब उनकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है, तो दूसरे मुद्दे पर बात करने का समय आ गया है। हमारा संघ कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है। पहला नियम, अशुद्धता के साधक गिल्ड कभी भी 2 राज्यों के बीच युद्ध या किसी राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा नियम, अशुद्धता के साधक लक्ष्य की पहचान की परवाह किए बिना किसी भी हत्यारे के मिशन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही निशाना कोई अपराधी ही क्यों न हो। वह नियम केवल डाकुओं के लिए ही तोड़ा जा सकता है।
तीसरा नियम, संघ किसी भी प्रकार के आदर्शों का प्रचार नहीं करता। गिल्ड सभी प्रकार के झगड़ों में तटस्थ है। चौथा नियम, यदि कोई कुलीन या स्वयं राजा गिल्ड के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। पांचवा नियम, गिल्ड जानकारी नहीं बेचता है। यदि किसी राज्य या साम्राज्य का कोई राजा या कुलीन अन्य राज्यों के बारे में जानकारी देने के लिए गिल्ड को मजबूर करने की कोशिश करता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। अनुबंध के बिना गिल्ड उस साम्राज्य में काम करना बंद कर देगा। छठा नियम, यदि राजा या कुलीन वर्ग के साहसी लोगों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो संघ उस विशेष शहर में काम करना बंद कर देगा और उस शहर के राजा या कुलीन को कोई कर नहीं मिलेगा। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, यदि किसी राजा या किसी कुलीन आदेश के तहत गिल्ड पर हमला किया जाता है तो गिल्ड उचित उपाय करेगा। सबसे खराब स्थिति में गिल्ड जवाबी हमले के रूप में छठे क्रम के कल्टीवेटर का उपयोग करेगा। छठे क्रम का, मुझे नहीं लगता कि गिल्ड लीडर झूठ बोल रहा है। यदि वह होती तो उसका संघ इस महाद्वीप का शीर्ष संघ नहीं होता। यह महसूस करते ही कि छठे क्रम का एक हमला कितना विनाश कर सकता है, आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डाइंग आइल महाद्वीप ने कभी भी छठे क्रम का कोई कृषक पैदा नहीं किया। अधिकांश पांचवें क्रम और उच्च क्रम के कृषक मुख्य महाद्वीप में रहते हैं या जिन्हें उच्च महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, वही महाद्वीप जहां आदित्य के जैविक माता पिता रहते हैं। मुझे आपके संघ के नियमों से कोई समस्या नहीं है। मुझे खुशी है कि गिल्ड तटस्थ रुख अपनाना चाहता है और राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन करों के बारे में क्या? ये इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा था। चूंकि स्टारिन साम्राज्य सिल्वर मीडो ग्रोव फॉरेस्ट के पास स्थित है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि 10,000 या यहाँ तक कि लाखों साहसी लोग स्टारिन साम्राज्य में आए और एक राक्षस विनाश मिशन चुने। आदित्य जानता था कि जब तक उसके साम्राज्य का विकास होता रहेगा, करों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। इतना ही नहीं, यदि उनके क्षेत्र में एक गिल्ड खोला जाता है तो इससे इस साम्राज्य के लोगों के लिए हजारों नौकरियां पैदा होंगी जो अर्थव्यवस्था को बहाल करने में एक बड़ी मदद होगी। इससे पहले कि हम करों के बारे में बात करें, इस महिला को महामहिम को हमारे संघ की रैंकिंग प्रणाली के बारे में बताने दीजिए। प्रत्येक कृषक को उसकी खेती के क्रम के अनुसार ई से शुरू होकर एस या एसएस या एसएसएस रैंक तक रैंक दी जाएगी। इसी प्रकार नौकरी के अनुरोधों को भी उनकी कठिनाई के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। आमतौर पर ई रैंक नौकरियां 5 चांदी के सिक्कों से लेकर 20 चांदी के सिक्कों के बीच भुगतान कर सकती हैं, जबकि डी रैंक की नौकरियों में 10 सिल्वर से लेकर 50 सिल्वर तक का भुगतान किया जा सकता है। सी रैंक की नौकरियों में 25 चांदी से लेकर 5 सोने के सिक्कों तक का भुगतान किया जा सकता है। बी रैंक की नौकरियों में 1 सोने के सिक्के से 100 सोने के सिक्कों के बीच भुगतान किया जा सकता है। हमारा गिल्ड आमतौर पर हमारी कुल कमाई का 18% भुगतान करता है। उदाहरण के लिए, बी रैंक मिशन के लिए, यदि मिशन पूरा करने का इनाम 100 सोने के सिक्के हैं, तो हम शुल्क के रूप में 2 सोने के सिक्के लेंगे। हालांकि सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड से जुड़े लाखों साहसी लोगों और गिल्ड द्वारा पोस्ट किए गए मिशनों की बड़ी संख्या को देखते हुए 18% ज़्यादा नहीं लग सकता है। महीने के अंत में आदित्य को अभी भी पैसे का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। मैं 18% के साथ अच्छा हूं, लेकिन सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के स्वामित्व वाले और संचालित किए जाने वाले अन्य व्यवसायों के बारे में क्या? आदित्य मूर्ख नहीं था। हालांकि उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है कि इस दुनिया में गिल्ड कैसे संचालित होते हैं, लेकिन अपने अनुभव से उन्हें यकीन था कि महाद्वीप के सबसे बड़े गिल्ड के पास अन्य व्यवसाय भी होने चाहिए। पृथ्वी पर विशाल व्यापारिक कंपनियां इसी प्रकार संचालित होती थीं। उदाहरण के लिए अमेज़न कंपनी ने डिलीवरी से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाया। जब आदित्य ने उनके अन्य व्यवसायों के बारे में पूछा तो गिल्ड लीडर आश्चर्यचकित दिखे। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी दूर तक सोचेगा। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गिल्ड होने के नाते अशुद्धता के साधक अपने औषधि भंडार, नीलामी घर, हथियार भंडार, होटल और रेस्तरां भी चलाते हैं। उन्होंने स्टारिन साम्राज्य के क्षेत्र में उनकी कुल कमाई का 18% हिस्सा बताया। यदि मैंने केवल 18% के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया होता तो मैं मूर्ख होता। आमतौर पर हथियार भंडार, नीलामी घर और औषधि भंडार पर कर की दरें ऊंची थीं। अगर मैं केवल 18% से सहमत हूं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई। अंत में अशुद्धता के साधक गिल्ड की नौकरियों से अपनी कुल कमाई का 18% भुगतान करने पर सहमत हुए। नीलामी घरों के लिए
कर की दर कुल कमाई का 37% निर्धारित की गई थी और औषधि और हथियार भंडार के लिए कर की दर 40% और 30% थी। महाराज, कल मैं अनुबंध के साथ किसी को भेजूंगा। 1 घंटे तक आदित्य के साथ चर्चा करने के बाद गिल्ड लीडर को पता चला कि वह आदित्य को कम नहीं आंक सकती। आदित्य एक स्वाभाविक व्यापारी की तरह था। उसने उसकी योजना को समझ लिया, यहाँ तक कि वह आदित्य के वित्तीय ज्ञान से भी डरती थी। आदित्य ने राहत भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सौभाग्य से गिल्ड नेता ने महाद्वीप के सबसे बड़े गिल्ड के रूप में अपनी शक्ति से आदित्य पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की। इस अनुबंध में किसी को कुछ भी नहीं खोना था। गिल्ड को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक नया राज्य मिल रहा था, जबकि आदित्य को कमाई का एक नया स्रोत मिल रहा था। अब जब हमने अनुबंध के बारे में बात कर ली है तो महामहिम, मैं छुट्टी ले लूंगा। गिल्ड लीडर जाने के लिए खड़ा हुआ। उस काले घूंघट के नीचे एक छुपी हुई मुस्कान थी जो किसी ने नहीं देखी। आदित्य भी खड़ा हो गया। एक और, मुझे एक दिलचस्प व्यक्ति ने इसे महामहिम तक पहुंचाने के लिए कहा था। गिल्ड लीडर के हाथ में किनारों पर सुनहरी बॉर्डर रेखाओं वाला एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि वह व्यक्ति कौन था? आदित्य ने गिल्ड लीडर से स्क्रॉल लेते हुए पूछा। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वह युद्ध की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन सम्राट प्रणाली 14C14 रात के 12 बजे 1:33। ट्रोविद, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वह युद्ध की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। गिल्ड लीडर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जिसे आदित्य नहीं देख सका। जब उनकी पत्नियों में से एक के उपनाम का उल्लेख किया गया तो एक पल के लिए आदित्य अपना आपा खो बैठे। उसकी सांसें तेज हो गई क्योंकि काले स्क्रॉल को पकड़ते समय उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। आदित्य की 7 पत्नियों में एक स्त्री थी जो युद्ध की देवी के नाम से प्रसिद्ध थी। मुख्य रूप से उसकी उच्च युद्ध बुद्धि, अद्वितीय युद्ध तकनीक और किसी भी हथियार को चलाने की उसकी शक्ति के कारण। यहाँ तक कि उसकी कक्षा भी युद्ध देवी कक्षा थी। अफवाह यह है कि वह इतनी ताकतवर है कि चौथे क्रम के होने के बावजूद वह 5वें क्रम के कृषक को मारने की क्षमता रखती है। किसी को ये जानना होगा कि एक कृषक के लिए एक क्रम की उच्चतर खेती से किसी को हराना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इस दुनिया में केवल कुछ दुर्लभ व्यक्ति ही निचले क्रम में यह उपलब्धि हासिल कर सके, जबकि आदित्य की पत्नी उच्च क्रम में ऐसा करने में सक्षम थी। क्योंकि प्रत्येक क्रम के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर दूसरा क्रम भी प्रथम क्रम को बहुत आसानी से मार सकता है, जबकि तीसरे क्रम का सबसे कमजोर व्यक्ति भी दूसरे क्रम की सेना का वध कर सकता है। यह अंतर केवल ऊंचे ऑर्डरों के साथ ही जारी रहता है। आदित्य की 7 पत्नियों में से युद्ध की देवी निस्संदेह सबसे शक्तिशाली थी। लोग मुख्य रूप से उसकी भयानक युद्ध बुद्धि के कारण उससे डरते थे। अब तक वह एक भी लड़ाई नहीं हारी है। वह उन चंद लोगों में से एक थी जो आज तक युद्ध के मैदान में अपराजित हैं। जब भी उसने किसी सेना का नेतृत्व किया है तो अपनी युद्ध बुद्धि का उपयोग करके वह दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम रही है। वह एक युद्ध प्रतिभा थी। भले ही परिस्थितियां उसके विपरीत थीं, युद्ध की देवी सभी बाधाओं को पार करने और जीतने की क्षमता रखती थी। उसकी भयावह साधना गति के कारण उसे स्वर्ग की संतान भी कहा जाता था। मंत्र और युद्ध तकनीक सीखने की उसकी समझने की क्षमता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्या मैं जान सकता हूं कि गिल्ड लीडर वास्तव में युद्ध की देवी से कब मिले थे? आदित्य ने काले स्क्रॉल की ओर देखते हुए पूछा। जितना वह उसे खोलना चाहता था, उसने गिल्ड लीडर के सामने स्क्रॉल खोलने से परहेज किया। मुझे पूरा यकीन है कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन यह 12 घंटे से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। आपके प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता है। महामहिम को मेरे प्रति आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझ पर उसका एहसान था जिसे मैं ये पुस्तक देकर चुका रहा हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। गिल्ड लीडर के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेने के बाद आदित्य ने धीरे से पुस्तक खोली। आदित्य को इस बात का डर नहीं था कि यह कोई जाल या विस्फोट हो सकता है। आदित्य जानता था कि उसकी पत्नियां उसे मारने की कोशिश नहीं करेगी। यदि वह मर गया तो उसकी 7 पत्नियां भी अपनी जान गंवा देंगी। दिव्य रोष का विस्फोट। ये किसी प्रकार की युद्ध तकनीक जैसा दिखता है, और यहाँ मैं उम्मीद कर रहा था कि इस स्क्रॉल में किसी प्रकार का संदेश होगा। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। उत्सुकतावश आदित्य ने ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आदित्य ने पढ़ना शुरू किया,
उसे लगा कि हर बीतते सेकंड के साथ उसकी इस कदम की समझ बढ़ती जा रही है। आदित्य को इस बात का एहसास नहीं था कि वह समझने पर इतना केंद्रित था कि वह एक गहरी प्रबुद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुका था। गिल्ड लीडर के चले जाने के बाद वॉटसन और जूलिया आदित्य से अनुबंध के बारे में पूछने आए, लेकिन ये देखकर कि आदित्य इतना केंद्रित था, उन दोनों ने अब आदित्य को परेशान नहीं किया। लगभग 4 घंटे के बाद आखिरकार आदित्य ने चेहरे पर मुस्कान के साथ स्क्रॉल बंद कर दिया। डिंग, निष्क्रिय कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी सीखने के लिए मेजबान को बधाई। दिव्य रोष का विस्फोट। विवरण: युद्ध की देवी द्वारा विकसित एक विशेष प्रकार का कौशल। ये कौशल अभी भी अपने पूर्ण स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। वर्तमान में इस कौशल का उपयोग केवल ड्रैगन द्वारा किया जा सकता है जिनके पास अग्नि संबंध है। फंक्शन: ये दिव्य रोष कौशल के विस्फोट को सक्रिय करने के लिए 15 जोड़ मन की खपत करेगा। जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो मेजबान उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। मन को छोड़कर सभी होस्ट आंकड़े अस्थायी रूप से 50% बढ़ा दिए जाएंगे। इस कौशल को सक्रिय रखने के लिए मेजबान को प्रति सेकंड 5 जोड़ मन खर्च करना होगा। इस कौशल का उपयोग करने के बाद कौशल 24 घंटे के कूलडाउन में प्रवेश करेगा। इस कौशल के साथ मुझे विश्वास है कि मैं पीक सेकंड ऑर्डर के खिलाफ भी अपनी पकड़ बना सकता हूँ। जैसे ही आदित्य जश्न मना रहा था, उसने किसी को दरवाजा खटखटाते हुए सुना। दस्तक, दस्तक। यह क्या है, वॉटसन? यंग मास्टर, सामग्री आ गई है। हालांकि हमें अभी भी सभी सामग्रियां नहीं मिली हैं। मेरा मानना है कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त सामग्रियां हैं। तो हम किसे चुनने जा रहे हैं? आदित्य ने पूछा। मिस जूलिया ने मिस एम्बर को पहला व्यक्ति चुना है। चलो ठीक है, जाओ। जब जूलिया ने सभी में से एम्बर को चुना तो आदित्य को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आदित्य को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि एम्बर और जूलिया उसके आगमन के पहले दिन ही दोस्त कैसे बन गए। क्या वह आश्वस्त है? युवा मास्टर, हालांकि मिलाडी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा मानना है कि वह आत्मविश्वास से कहीं अधिक है। वॉटसन और आदित्य दोनों उस भूमिगत स्थान पर पहुंचे जहां अपराधियों को यातनाएं दी जाती थी। ये वह यातना कक्ष था जिसका उपयोग कोई नहीं करता था। यातना कक्ष में आकर जूलिया और एम्बर पहले से ही वहां मौजूद थे। तुम्हें काफी समय लग गया। आपको अपने ज्ञानोदय से क्या लाभ मिला? मैंने एक नया कौशल सीखा। आगे बढ़ते हुए, एम्बर, क्या तुम वाकई पहले जाना चाहते हो? हालांकि जूलिया को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता था, चूंकि वह पहली बार ऐसा कुछ कर रही थी, इसलिए आदित्य चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एम्बर ने दृढ़ मुस्कान दिखाए। युवा मास्टर, मुझे यकीन है। मुझे अपने दोस्त पर, अपने जीवन पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बात हो गई। जूलिया ने सफेद दस्ताने पहनने के बाद कहा। एम्बर, कृपया इस बिस्तर पर लेट जाओ और तुम दोनों बाहर इंतजार कर सकते हो। लेकिन क्यों? हम आपकी मदद कर सकते हैं। वॉटसन और आदित्य दोनों का प्रश्न एक ही था। जूलिया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने आदित्य को घूरकर देखा और धमकी भरे लहजे में बोली, मैं एक छोटी सर्जरी करने जा रहा हूँ। एम्बर को अपने कपड़े उतारने होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं जारी रखूं? या? जूलिया ने हाथ में चाकू दिखाया। खांसी। बिल्कुल, मैं और युवा मास्टर बाहर इंतजार करने की योजना बना रहे थे। क्या ये सच नहीं है, युवा मास्टर? आदित्य ने अपने वफादार बटले को गुप्त अंगूठा देते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से वॉटसन समय पर आ गए और उसे बचा लिया। वॉटसन और आदित्य दोनों जाने वाले थे, लेकिन जूलिया ने उन्हें रोक दिया। रुको, अगर मेरे पास तुम्हारा खून नहीं है तो मैं सर्जरी कैसे कर सकता हूँ? जूलिया ने आदित्य को एक टेस्ट ट्यूब दी। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य ने मेज पर रखा चाकू उठाया और अपनी तर्जनी उंगली काट ली। मैं ये पूछना चाहता था कि आपको सर्जरी क्यों करानी है? मुझे लगा कि तुम एक गोली बनाकर उसे खिलाओगे। जूलिया को आश्चर्यजनक रूप से गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने उदास होकर एम्बर की ओर देखा और उत्तर दिया। एम्बर का दिल घायल हो गया था। सिर्फ गोली खिलाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसके मामले में मुझे सीधे उसके दिल में दवा डालनी होगी। साथ ही प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मुझे नम्र रहना होगा, अन्यथा एम्बर दर्द को सहन नहीं कर पाएगी। टेस्ट ट्यूब भरने के बाद आदित्य और वॉटसन चुपचाप यातना कक्ष से बाहर चले गए, जो अब अस्थायी प्रयोगशाला बन गया था। जूलिया ने एक नारंगी रंग की गोली निकाली जो गोल संगमरमर के आकार की थी। एम्बर, ये गोली खाओ। ये गोली अगले 15 मिनट तक बेहोश कर देगी। ये गोली आपके शरीर को दर्द के प्रति असंवेदनशील भी बना देगी।
एम्बर ने सिर हिलाया और सामान्य कैंडी की तरह गोली खा ली। इस बीच जूलिया ने एम्बर के अपंग हृदय को ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। एम्बर, जब तक तुम होश में हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और इन्हें पहन लेना चाहिए। आप अपने किमोनो पर अपने खून का दाग नहीं लगाना चाहेंगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जब जूलिया सर्जरी में व्यस्त थी, वॉटसन और आदित्य बाहर खड़े थे। दोनों आदमी दीवार के सहारे झुक गए और मोटे स्टील के दरवाजे की ओर देखने लगे। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद आदित्य ने पहले पूछकर बर्फ तोड़ दी। एलेक्स का परिवार कैसे बस रहा है? एलेक्स आदित्य का पहला कर्मचारी और सहायक था। मैंने एलेक्स को घर बसाने में मदद की है, लेकिन उनका 8 साल का एक बच्चा है। मुझे लगता है कि हमें निकट भविष्य में एक स्कूल खोलना होगा। इस साम्राज्य की साक्षरता दर बहुत कम है। युवा मास्टर, यदि आप एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो आपको इस साम्राज्य की साक्षरता दर बढ़ानी होगी। इस साम्राज्य में कोई स्कूल नहीं था। इस दुनिया के अधिकांश हिस्सों में केवल कुलीन या अमीर लोग ही स्कूल जाते हैं। जिस राज्य में लोग 3 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हों, वहां स्कूल जाना उनके लिए एक बेवकूफ़ी भरे सपने के अलावा और कुछ नहीं था। हास्यास्पद हाई स्कूल फीस का तो जिक्र ही नहीं। मैं आने वाले महीनों में स्कूल बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हमारी वर्तमान आय से कुछ लोगों को पढ़ाना और उन्हें स्कूल चलाने देना सबसे अच्छा होगा। आमतौर पर अधिकांश स्कूल शिक्षक या तो कुलीन या अमीर वर्ग के लोग होते थे। एक कुलीन परिवार से संबंधित एक शिक्षक को 1 महीने के लिए नियुक्त करने पर प्रति माह 100 शाही सोने के सिक्के तक खर्च होंगे। कहो वॉटसन, क्या तुम कभी युद्ध की देवी से मिले हो? आदित्य की युद्ध की देवी के बारे में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, वही महिला जो नाम से उसकी पत्नी भी थी। दुर्भाग्यवश नहीं, युद्ध की देवी दूसरे महाद्वीप से है। वह बहुत कम ही डाइंग आइल महाद्वीप का दौरा करती थी। बड़े राज्यों के कुछ राजाओं के अलावा वास्तव में किसी ने भी उसे नहीं देखा है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उसकी सुंदरता उसके गृह महाद्वीप में बेजोड़ थी। अन्य 5 के बारे में क्या तुमने उनमें से किसी को देखा है? नहीं, लेडी जूलिया की तरह अन्य सभी 6 देवियां अपने अपने महाद्वीपों की सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं। महिला जूलिया की तरह भीड़ का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए हर कोई ज्यादातर सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा छुपाता है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी अन्य पत्नियां किस प्रकार की महिलाएं हैं। भले ही हमारे बीच कोई भावना नहीं है, फिर भी मैं उनसे मिलना पसंद करूंगा, कम से कम एक बार के लिए भी। इस दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह आदित्य भी 7 देवियों के लिए बहुत प्रशंसा और सम्मान रखता था। करीब 20 मिनट बाद जूलिया ने दरवाज़ा खोला। सर्जरी कैसे हुई? अंदर चलते हुए आदित्य और वॉटसन ने पूछा। अंदर चलने के बाद वॉटसन और आदित्य दोनों ने एक बिल्कुल अलग व्यक्ति को देखा। हालांकि उसके अभी भी पीले बाल और 9 रोएदार पूंछें थीं, फिर भी वह सुंदरता के मामले में अब जूलिया से नहीं हारेगी। उसके चेहरे पर अब बुरे निशान नहीं थे। वह एक ऐसे पौधे की तरह लग रही थी जिसने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सफल रहा। कीमिया के अनुभव के साथ चीजें बहुत आसानी से हो गईं, भले ही यह मेरा पहली बार था। हाँ, मैंने उसके चेहरे से दाग हटाने के लिए कुछ गुप्त दवा का इस्तेमाल किया था। आदित्य के सामने अंबर अब बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। उसके पीले बालों के अलावा उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। तमाम बदलावों के साथ उसका आकर्षण और मोहकपन भी एक और भयावह स्तर पर पहुंच गया। जब जूलिया और एम्बर एक साथ खड़े होते हैं, तो जूलिया पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक लगती है, जबकि एम्बर का शरीर ही पुरुषों को पाप करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया था। एम्बर ने कुंवारी होते हुए भी एक बड़ी उम्र की महिला का आकर्षण प्रदर्शित किया। उनका शरीर पहले से ज्यादा सुडौल हो गया है, यहाँ तक कि उनकी ऊंचाई भी कुछ मीटर बढ़ गई थी। उसके शरीर में बदलावों के साथ आदित्य, एक ड्रैगन होने के नाते जो अत्यधिक वासना के लिए जाना जाता है, को एम्बर के पापी शरीर पर अपनी नजरें रखने में कठिनाई हो रही थी। उनका किमोनो उनके शरीर से कसकर बंधा हुआ प्रतीत होता है, जो एक अनोखे प्रकार का आकर्षण देता हुआ प्रतीत होता है। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि मिस एम्बर ने एक अनोखी तरह की वंशावली जागृत कर दी है और वह फॉक्स क्वीन बन गई है। इस कई शताब्दी पुराने जीवन में वॉटसन ने कई लोमड़ी रानियों को देखा है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि प्रत्येक रानी कितनी भयानक थी। जब लोमड़ी रानी एक निश्चित उम्र तक पहुंचती है, तो उनकी शक्तियां स्वाभाविक रूप से 5वें क्रम तक पहुंच जाती हैं। लोमड़ी जाति के लोग स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर और रूपवान पैदा होते थे। लोमड़ी जाति की महिला जितनी अधिक समय तक जीवित रहती है,
उसकी बढ़ती हुई साधना शक्ति के साथ उसका आकर्षण उतना ही अधिक भयावह हो जाता है। कहा जाता है कि सक्कुबस जाति की महिलाओं के बाद केवल लोमड़ी जाति की महिलाओं में ही सबसे अधिक आकर्षण होता है, जबकि फॉक्स रेस क्वीन, जो कि फॉक्स रेस के भीतर एक अद्वितीय प्रकार का उत्परिवर्तन है, के बारे में कहा जाता है कि इसमें आकर्षक शक्तियां हैं जो सक्कुबस क्वीन को भी टक्कर दे सकती हैं। आज मैं दूसरा अध्याय अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इस ईद पर अपने परिवार के साथ समय बिताना है। रेटिंग पाने के लिए हमें केवल 4 और समीक्षाओं की आवश्यकता है। कृपया सभी लोग अपने कीमती समय में से 3 मिनट का समय दें और समीक्षा लिखें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 15 01:46 ट्रोविड। अरे सुना, तुम्हारे कमीने राजा ने लोगों से कहा है कि वह उस अपराधी को लाने जा रहा है जिसने कल रात हमारे भाइयों को मार डाला और उस हत्यारे को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि राजा ने उस आदमी को पकड़ लिया है जो सिर्फ 30 मिनट में 600 जोड़ गुंडों को मारने में कामयाब रहा? मत भूलो, उस व्यक्ति ने जिन लोगों को मारा उनमें अमीर भी था जो एक मध्य द्वितीय श्रेणी का साधक था। मुझे लगता है कि राजा झूठे शब्दों से लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी बात में दम है। कौन जानता है कि तुम सही हो और फांसी के दिन वह लोगों को शांत करने के लिए किसी नकली व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा सकता है। आदित्य कल रात जिस बार में गया था, उसी बार में शहर के सभी गुंडे और अपराधी एक आपातकालीन बैठक के लिए इकट्ठे हुए थे, उस घटना के बारे में जिसने इस शहर की भूमिगत दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अगर यह घटना सिर्फ एक गिरोह के साथ हुई होती तो बाकी लोग इतना चिंतित नहीं होते, बल्कि वे खुश होते क्योंकि एक गिरोह कम होने से उनकी कमाई बढ़ सकती थी। लेकिन कल रात जो हुआ, उसने दूसरे गिरोहों के दिलों में डर का बीज छोड़ दिया है। वे डरे हुए थे। इस शहर का हर गिरोह अब इस डर में जी रहा था कि पता नहीं कब वह राक्षस प्रकट हो जाए और फिर से हत्याएं शुरू कर दे। कृपया सभी लोग नीचे आ जाएं। मुझे कुछ बातें कहनी हैं, इससे पहले कि हम तय करें कि क्या करना है। अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति वही बूढ़ा बार्टेंडर था जिसने कल रात आदित्य को जानकारी दी थी। मुझे पता है कि कल रात जो कुछ हुआ वह बहुत ही भयानक और परेशान करने वाला था। आज कुछ जांच के बाद हमें हत्यारे की पहचान के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। आज बार बाहरी लोगों के लिए बंद था। यह इस शहर के सभी गिरोहों के लिए कल रात की घटना पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सभा थी। बार्टेंडर की बात सुनकर सभी गैंग लीडर और अपराधी चुप हो गए। यहाँ सभी लोग बूढ़े बार्टेंडर का बहुत सम्मान करते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बूढ़ा दिखने वाला यह आदमी इस शहर की माफिया दुनिया का असली सरगना था। आमिर की लाश समेत सभी लाशों की जांच करने के बाद ये पुष्टि हुई कि हत्यारा अग्नि तत्व शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब हमने आमिर के शरीर पर घाव देखे तो उसका सीना जला हुआ था। जिस जगह से उन्होंने खरीदा था वहां राख थी। मेरे लोगों ने हमारे साथी भाइयों की लाशों की भी जांच की है। 600 जोड़ लाशों में से ज्यादातर में गंभीर जलन थी। जलन कोई सामान्य जलन नहीं थी, उनका शरीर गर्मी से कोयले की तरह काला हो गया था। आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि हत्यारे का अग्नि हमला कितना भयावह था। कुछ गुंडों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बार्टेंडर की बातें सुनकर ही उन्हें लगा कि वे सब कुछ अपनी कल्पना में देख रहे हैं। मेरा अनुमान है कि हत्यारे ने सबसे पहले आमिर पर हमला किया और उसे पश्चिमी गेट के पास ले गया। आमिर को मारने के बाद हत्यारे ने विलेक्रू गिरोह के सभी सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। विलेक्रू के सदस्यों को मारने की प्रक्रिया में गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों ने हत्यारे को देखा होगा और उस पर हमला करने की कोशिश की होगी, और तभी असली कत्लेआम शुरू हुआ। उसने हर एक गुंडे को मार डाला जो उसकी नज़र में आया। हालांकि मैंने यहाँ कुछ नोटिस किया है। बार्टेंडर एक पल के लिए चुप हो गया। क्या? गिरोह के एक नेता ने पूछा। जब हत्यारा बदमाशों को मार रहा था तो तेज चीख पुकार की वजह से कुछ आम नागरिक जाग गए और उन्होंने हत्यारे को देखा, लेकिन हत्यारा उन लोगों को चुप कराने कभी नहीं गया। अब मुद्दे पर आ जाओ। दूसरे गिरोह के नेता ने मेज पर मुक्का मारा और गुस्से में पूछा, क्या यहाँ सभी को याद है कि कैसे एक दिन पहले नौलो परिवार को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था? सभी ने भ्रमित भाव से अपना सिर हिलाया। क्या आपके दिमाग में एक ऐसे फायर यूजर की छवि आती है जिसने सार्वजनिक रूप से भाड़े के सैनिकों को बेरहमी से मार डाला था? तब सभी को एहसास हुआ कि हत्यारा कौन था। ये वो व्यक्ति नहीं था जिसने उसे राजा का दाहिना हाथ कहा था। ये वो कमीना इसहाक था। बिल्कुल, लेकिन राजा ने अचानक अपने दाहिने हाथ के आदमी को ऐसा कुछ करने का आदेश क्यों दिया?
मेरा मतलब है कि राजा सार्वजनिक रूप से कार्रवाई कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने अंधेरे में काम करना चुना। जब दूसरे गिरोह के नेता बोल रहे थे तो बार्टेंडर कल के बारे में सोचने लगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये वही आदमी था जो जानकारी लेने आया था और जिसने ये सब किया। फिर उसने सर अमोस के बारे में क्यों पूछा? जब सब आपस में बात कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर पूरा इलाका शांत हो गया। दस्तक दस्तक, कौन है? बार्टेंडर ने सबको मुंह बंद रखने का इशारा किया। अरे, ये बार क्यों बंद है? अभी अभी मेरी बीवी से झगड़ा हुआ है, मुझे थोड़ी शराब पीने दो। सभी लोग अवाक से एक दूसरे को देखने लगे। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज बार कुछ रखरखाव कार्य के कारण बंद है। दादाजी, आप प्रवेश की अनुमति क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो हम उसे काट डालेंगे। टकराना। अगले ही पल सभी को एक तेज आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ देखने पर सभी ने देखा कि पुरुष वेटर एक टूटी हुई मेज पर लेटा हुआ है। हम पर हमला हो रहा है, सभी लोग तैयार हो जाएं। बूढ़े बार्टेंडर ने चेहरे पर पीलापन लिए हुए चिल्लाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब आदित्य हाथ में काली तलवार पकड़े अंदर आया तो बूढ़े बार्टेंडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ हैं। आदित्य के पीछे की परछाई से एक और बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए आदित्य के पास खड़ा हो गया। फो फो, ये बड़ी बहन कुछ लोगों को मारने के लिए बेताब है। आदित्य के बाईं ओर छाया से एक और आकृति उभरी। उसके लंबे सुंदर पीले बाल थे और वह खंजर की एक जोड़ी पकड़े हुए थी। इस समय सभी गुंडे अपने पैरों पर खड़े थे और हमला करने के लिए तैयार थे। तो तुम ही हो जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। आदित्य ने छोटे चांदी के बाल और सुनहरी आंखों वाले आदमी को देखा। वह आदमी 6 फीट लंबा था। यह अच्छी बात है कि तुम यहाँ आए, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त का बदला लूंगा। बिना किसी चेतावनी के वह आदमी अपनी जगह से गायब हो गया और कुछ ही सेकंड में आदित्य के पीछे आ गया। वह आदित्य की गर्दन पर निशाना साधते हुए अपनी कुल्हाड़ी घुमाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हमला आदित्य तक पहुंच पाता, वॉटसन ने जेसन नाम के आदमी पर एक जोरदार लात मारी और उसे उड़ा दिया। टकराना। युवा गुरु, कृपया अपने दुश्मनों को कम मत आंकिए। आदित्य ने आज रात हमला करने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन ये देखकर कि एम्बर ने अपनी साधना करने की क्षमता वापस पा ली है और अपनी आधी ताकत भी वापस पा ली है, आदित्य ने अपना इरादा बदल दिया। मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ। हालांकि मैं उसकी ताकत देखकर थोड़ा हैरान था। एम्बर और वॉटसन, तुम दोनों यहाँ सबको संभालते हो, इस बीच मैं किसी से कर्ज चुका दूंगा। ये कहते हुए आदित्य ने उस बूढ़े बार्टेंडर की ओर देखा जिसने कल उसे जहर देने की कोशिश की थी। समझ गया, लेकिन कृपया बहुत लापरवाह मत बनो। यह आदमी बहुत ताकतवर है। जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलो इस लड़ाई को कहीं और ले चलते हैं। स्वूश। दोनों पक्ष 2 छतों पर दिखाई दिए। एक दूसरे के सामने खड़े होकर दोनों पक्षों ने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने खतरनाक हो तो मैं तुम्हें कल रात ही मार डालने की पूरी कोशिश कर लेता। तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है तुम अमोस की जानकारी को गुप्त रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो। बार्टेंडर ने आदित्य को जो कागज दिया था उसमें अमोस के बारे में सारी बुनियादी जानकारी लिखी हुई थी, जैसे कि अमोस ने अपना मर्चेंट करियर कब शुरू किया या उसने अपना व्यवसाय कब बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आदित्य अमोस को कहाँ पा सकता है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा। लड़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कौन हूँ। मैं भी तुम्हारा एक उपकार करूंगा और जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। बहुत हो गई बातें, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। तीसरा पक्ष कोई और नहीं बल्कि जेसन था, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। वायु संपीड़न। जेसन ने जमीन से 5 मीटर ऊपर छलांग लगाई और अपनी दाहिनी मुट्ठी से खाली हवा में मुक्का मारा, जिससे एक हवा का गोला बना और आदित्य को तोप के गोले की तरह आगे की ओर फेंका। आदित्य ने जल्दी से अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को आने वाले गोले की ओर उठाया और अपने बाएं हाथ से लाल नारंगी रंग का एक बोल्ट दागा, जिससे गोला नष्ट हो गया। धमाका। तुम्हें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। बूढ़ा आदमी, कौन? आदित्य के पीछे आया और उसे एक लात मारकर उड़ा दिया। टकराना। आदित्य को मजबूरन 10 मीटर दूर दूसरी छत पर उतरना पड़ा। एक ही समय में 2 मिड सेकंड ऑर्डर दुश्मनों से मुकाबला करना मुश्किल है।
अगर आदित्य एक बार में उनमें से किसी एक से लड़ रहा होता तो उसे उन्हें हराने का पूरा भरोसा था, लेकिन अब परिस्थिति आदित्य पर दबाव डाल रही थी। इस पूरे समय वह अपने बचाव में लगा हुआ था। अच्छा काम किया बुजुर्ग। जेसन और कॉनर दोनों अपनी पूरी रफ्तार से आदित्य की ओर दौड़े। दोनों आदमी इतने तेज हो गए कि आदित्य उनकी हरकतों पर नजर नहीं रख पाया। चांद की रोशनी में दो परछाइयां तेजी से दूरी कम कर रही थीं और सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर थीं जब दोनों ने अपने शरीर रोक लिए और अचानक आदित्य का शरीर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। आखिर क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं है। सुनहरी रोशनी आदित्य के पूरे शरीर पर छा गई। रोशनी इतनी तेज थी कि शहर के दूसरे हिस्से से भी लोग सुनहरी रोशनी देख पा रहे थे। डिंग! दिव्य रोश का विस्फोट सक्रिय हो गया है। मैना को छोड़कर सभी होस्ट आंकड़े 50% बढ़ गए हैं। जब दिव्य रोश का विस्फोट कौशल सक्रिय हुआ तो आदित्य को तुरंत अपनी शक्तियों में वृद्धि महसूस हुई, लेकिन उसके मन की तीव्र खपत के कारण उसका चेहरा जल्द ही पीला पड़ गया। हर सेकंड वह 5 जोड़ मन खो रहा था। मैं इस कौशल को अगले 14 से 15 सेकंड तक ही जारी रख सकता हूँ। मुझे काम जल्दी खत्म करना होता है। टकराना! आदित्य के पैरों के नीचे की छत अचानक टूट गई जब उसने अपनी ताकत लगाकर छलांग लगाई। सुनहरा आकार बिजली की तरह आगे बढ़ा और अपने दुश्मनों के सामने प्रकट हुआ। जेसन और कॉनर दोनों आदित्य की अचानक बढ़ी हुई ताकत को देख हैरान रह गए। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने अपनी काली तलवार घुमाई और आशा व्यक्त की कि वह अपने हमले से जेसन को मार गिराएगा। झनकार! कॉनर ने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप किया और जेसन की गर्दन पर किए गए हमले को खंजर से रोक दिया। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ बूढ़े आदमी। ये कहते हुए लाल आग में लिपटी अपनी बाईं मुट्ठी से आदित्य ने गुस्से से कॉनर की छाती पर मुक्का मारा और उसे रॉकेट की तरह उड़ा दिया। टकराना! 10 सेकंड। तब तक जेसन अपने सदमे से उबर चुका था। उसे एहसास हुआ कि भले ही आदित्य की गति बढ़ गई थी, लेकिन उसकी चपलता उससे ज्यादा नहीं थी। जेसन तलवार के हमले से बचने के लिए पीछे हट गया और आदित्य के शरीर पर मुक्का मारने की कोशिश करने लगा। 9 सेकंड। अरे वाह! जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए आदित्य का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका सिर भारी होता गया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी चेतना खोने वाला है। अपने दांत पीसते हुए उसने पीछे हटकर अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई। अपने दोनों हाथों और पूरी ताकत का उपयोग करते हुए आदित्य ने अपनी तलवार को सीधा घुमाया, जो अब गहरे लाल रंग में बदलने लगी थी और उसका इरादा जेसन को 2 टुकड़ों में काटने का था। हाँ, ये चोट नहीं पहुंचा सकता क्या? जेसन हमले की सीमा से बाहर जाते हुए हंसा, लेकिन तभी आग की एक लाल लहर ने जेसन को इतनी तेजी से मारा कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। बूम! लाल ज्वाला ने जेसन को भस्म कर दिया। ज्वाला ने जेसन के शरीर को अपने चारों ओर लपेट लिया। बोनस चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। मैं कल दूसरा बोनस चैप्टर जारी करने की कोशिश करूंगा। सभी पावर स्टोन्स के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पावर स्टोन्स के साथ अपना समर्थन दिखाना जारी रखेंगे।